हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की विज्ञान का लेसन नंबर 3 पढ़ा था, जो अपना समाप्त हो चुका था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 4, जो है अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इस लेसन के अंदर हमें प्रतिरक्षा और मानव शरीर में या मानव रक्त के विभिन्न रक्त समूहों के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट, सबसे पहले यदि अपन बात करें कि प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा क्या है, तो सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा है वह हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मतलब रक्षा कवच। कैसे है रक्षा कवच? तो स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में या प्रतिदिन हमारा जो शरीर है या हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा, भोजन है, जल है, संपर्क है और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम करोड़ों रोग कारकों या रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं भाई। जल के माध्यम से आते हैं, भोजन खाते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर विभिन्न रोगाणु पहुंच जाते हैं। जल के द्वारा किसी से अपन हाथ मिलाते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर में विभिन्न रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो आसानी से बीमार नहीं होता, जिसका कारण हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम ही है, और वो डिफेंस सिस्टम होता है प्रतिरक्षा। मतलब सीधे शब्दों में प्रतिरक्षा मानव शरीर का डिफेंस सिस्टम है, रक्षा कवच है, जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगाणुओं से या विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो यदि अपन इनकी परिभाषा देखें कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या प्रतिरक्षा क्या है, तो मानव शरीर में रोगाणु उन्मूलन हेतु उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? रोगाणु उन्मूलन हेतु उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता को ही क्या कहते हैं भाई? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है, तो मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरी चीज, एक इसमें पढ़ेंगे अपन प्रतिरक्षा विज्ञान, या जिसे कहते हैं अपन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी तो सीधी सी बात है, नाम से ही अपन इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। विज्ञान जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है भाई? प्रतिरक्षा की जो क्रिया है और उससे संबंधित तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगी परिभाषा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगाणु उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाओं, जिसके अंतर्गत रोगाणु उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाओं एवं इससे संबंधित तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या हो जाएगी भाई परिभाषा? विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत रोगाणु उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाओं, रोगाणु उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं भाई? प्रतिरक्षा। मतलब प्रतिरक्षा और उससे संबंधित तंत्र। संबंधित तंत्र का मतलब प्रतिरक्षा का कार्य करने वाला तंत्र या प्रतिरक्षा की क्रिया करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बना तंत्र। तो प्रतिरक्षा और उससे संबंधित जो तंत्र है उसका अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है भाई प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। अब प्रश्न आता है भाई कि हमारे शरीर में वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती हैं या प्रतिरक्षा की क्रिया करती है। कहने का मतलब है कि प्रतिरक्षा की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, पूछने वाला प्रश्न है। तो यदि अपन प्रतिरक्षा से संबंधित कोशिकाओं की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न अंदर अंगों के अंदर उपस्थित कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा की क्रिया में प्रयुक्त होती है। जैसे यहां अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो एक है यकृत की कोशिकाएं, इसके अलावा थाइमस की कोशिकाएं, इसके अलावा अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे कहते हैं अपन, इसके अलावा लसिका पर्व, इसके अलावा लसिका, इसके अलावा रक्त। इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे अंदर, या ये जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे अंदर प्रतिरक्षा की क्रिया करती हैं या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो प्रश्न था अपना कि प्रतिरक्षा की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाओं के उदाहरण दीजिए। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, एक नंबर का प्रश्न पूछा सकता है। तो अपन एक चीज बता दे बेटा, ये जो पाठ है अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इसमें जितने भी प्रश्न अपने बनते हैं वो एक एक नंबर के ही बनते हैं। बोर्ड के पेपर में अपने जो शुरू के 11 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, उन 11 प्रश्नों में 3 या 4 प्रश्न पहले पाठ से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है इस पाठ में से आपके एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो एक नंबर का प्रश्न ये बन सकता है कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के उदाहरण दीजिए, या प्रतिरक्षा की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वो कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा की क्रिया में प्रयुक्त होती हैं। याद रखना है कौन कौन सी कोशिका, तो यकृत, थाइमस, अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, रक्त और लसिका, इनमें उपस्थित कोशिकाएं प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा जो अगली चीज इसमें अपन को पढ़नी है वो है कि हमारे शरीर में जो ये प्रतिरक्षा की क्रियाविधि होती है, प्रतिरक्षा की क्रियाविधि होती है, तो मानव शरीर में प्रतिरक्षा की कितनी क्रियाएं होती हैं या प्रतिरक्षा की क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अपन बात करें तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा की विधियां हैं, प्रश्न आ जाएगा एक नंबर का ही पूछ ले कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा की कितनी विधियां पाई जाती हैं या प्रतिरक्षा की विधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है हमारे शरीर में 2 प्रकार की, कितने प्रकार की भाई, 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती हैं। दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। नंबर 1 स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अपन इनेट इम्यूनिटी। और नंबर 2 है इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पूछे वो आपसे, प्रतिरक्षा की विधियों के नाम पूछे, तो प्रतिरक्षा की कितनी विधियां पाई जाती हैं भाई अपने अंदर? दो। दोनों के नाम क्या है? नंबर 1 स्वाभाविक प्रतिरक्षा और नंबर 2 इसमें हो जाएगी भाई उपार्जित प्रतिरक्षा। अब अपन को देखना है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं भाई स्वाभाविक प्रतिरक्षा की। प्रतिरक्षा की पहली विधि पढ़ रहे हैं भाई अपन, यहां अपन कौन सी? स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जिसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखिए जो इन्नेट इम्यूनिटी या स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है, यह क्या होती है? तो यह होती है भाई अपनी जन्मजात, मतलब इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। अब जन्मजात होती है, इसका मतलब ये आनुवांशिक लक्षणों के समान माता पिता से, मतलब पास्ट जनरेशन से अपने अंदर अपनी जनरेशन में स्थानांतरित होती है। माता पिता से अपने अंदर आती है, कहने का मतलब है स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही ये हमें प्राप्त होती है। अब कहते किसे हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं? तो इसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा इसलिए कहा जाता है भाई क्योंकि इसके अंदर किसी विशेष रोगाणु के प्रति कोई विशेष क्रिया नहीं होती है। विशेष रोगाणु के प्रति विशेष क्रिया नहीं होती है, कहने का मतलब है इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है इसमें सभी जो रोगाणु होते हैं, जिन्हें अपन प्रतिजन कहते हैं भाई रोगाणुओं को, तो सभी जो प्रतिजन होते हैं उनके विरुद्ध समान क्रिया की जाती है। समान क्रिया की जाती है, तो इसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा या फिर इसका एक और नाम है भाई इसे सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है इसे। तो सामान्य या स्वाभाविक क्यों कहा जाता है? तो सामान्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान क्रिया की जाती है। कहने का मतलब है किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध कोई विशिष्ट क्रिया इसके अंदर नहीं होती है। अब प्रश्न आता है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा अपने अंदर कैसे संपन्न होती है, या स्वाभाविक प्रतिरक्षा के सहायक कारक कौन कौन से हैं? सहायक कारक किसके भाई? सामान्य प्रतिरक्षा के, जन्मजात प्रतिरक्षा के, या स्वाभाविक प्रतिरक्षा के सहायक कारक, मतलब कौन कौन से हमारे शरीर के कारक हैं जो इस प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। तो सहायक कारकों की बात करें इसकी, तो इसके जो सहायक कारक हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? एक बार यदि इनका अपन नाम देखें तो सबसे पहला है इसमें भौतिक अवरोधक, नंबर दूसरा है इसमें रासायनिक अवरोधक, नंबर तीसरा है इसमें कोशिका अवरोधक, और नंबर 4 ज्वर एवं सूजन। प्रश्न आ जाए भाई तुम्हारे स्वाभाविक प्रतिरक्षा के सहायक कारक कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के जो सहायक कारक हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। नाम याद रखेंगे अपन कौन कौन से हैं 4 प्रकार के, तो नाम आपके सामने लिख रहे हैं भाई, याद करो इनको। नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 रासायनिक अवरोधक, नंबर 3 कोशिका अवरोधक, और नंबर 4 ज्वर एवं सूजन। अब देखिए भाई, यदि वो तुमसे ये पूछे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोधकों के नाम लिखिए, या स्वाभाविक प्रतिरक्षा में जो सहायक कारक है भौतिक अवरोधक वो कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। तो नाम से ही पता लग रहा है, देखिए फिजिकल, भौतिक यानी फिजिकल,
शारीरिक कुछ अवरोधक होते हैं जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। जैसे त्वचा है। अब त्वचा की बात करें तो हमारा शरीर वायुमंडल के सीधे संपर्क में रहता है भाई, तो त्वचा ही है जो वायुमंडल में या हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न रोगाणुओं को रोकती है और उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। तो त्वचा भौतिक अवरोधक का उदाहरण है। इसके अलावा जो अपने नासा छिद्र और शरीर के विभिन्न अंगों में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कसाभ, पक्षमाभ, सूक्ष्म रोम, ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं भाई। सीलिया, फ्लैजेला, सूक्ष्म रोम, ये कुछ संरचनाएं हैं जो नासिका छिद्र, इसके अलावा अपने शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये संरचनाएं भी फिजिकली, भौतिक रूप से विभिन्न रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये हो जाएंगे भाई किसके उदाहरण? भौतिक अवरोधक के उदाहरण। ऐसे यहां अपन बात करेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा में सहायक रासायनिक अवरोधकों के उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अवरोधक नाम में ही आ रहा है कि रासायनिक पदार्थ जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में अवरोधक का कार्य करते हैं। जैसे इनके उदाहरण की बात करें तो अपने आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वो रासायनिक अवरोधक का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा आमाशय एवं योनि का अम्लीय वातावरण, और इसके भी अलावा अपन देखते हैं कि जो ये अश्रु है, आंसू, लार, पसीना, इसके अलावा त्वचा पर उपस्थित रासायनिक तत्व, इनकी यदि अपन बात करें तो ये अपने विभिन्न देह तरल हैं, रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो जो ये आमाशय का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण है, विभिन्न देह तरल जैसे अश्रु, लार, पसीना, त्वचा पर उपस्थित रासायनिक तत्व हैं, ये सभी रासायनिक अवरोधक का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है विभिन्न रोगाणुओं को शरीर में या विभिन्न अंगों में प्रवेश करने से रोकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स में बात करते हैं अपन कोशिका अवरोधक की। तो जैसे अपन को नाम से पता रखा है विभिन्न कोशिकाएं जो अवरोधक का कार्य करती हैं। तो कक्षा 9th में अपन ने रक्त के बारे में पढ़ा था। रक्त के अंदर विभिन्न भक्षणकारी कोशिकाएं पड़ी थी। तो वो जो विभिन्न भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं आपके याद हो तो, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, आपके याद हो तो ये सारे की सारी WBC होती हैं भाई। WBC के प्रकार हैं ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के। ये भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं। भक्षणकारी कोशिकाओं का मतलब ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु हैं उनका भक्षण करती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? अपने कोशिका अवरोधक के। इसके अलावा और भी भक्षणकारी कोशिकाएं जैसे साइटोटॉक्सिस कोशिकाएं, इसके अलावा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं हैं न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, साइटोटॉक्सिस और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कोशिका अवरोधक का कार्य करते हैं। ये सभी भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्म जीव या रोगाणु हैं, रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनका भक्षण करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं, उनका उन्मूलन करती है। उसके अलावा भाई दो और कारक हैं ये, ज्वर एवं सूजन। ये अपने शरीर के अंदर होने वाली कुछ प्रतिरक्षा क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में भी क्या किया जाता है भाई?
विभिन्न जो रोग कारक है उन्हें नष्ट किया जाता है। जैसे ज्वर की क्रियाविधि में ज्वर के अंदर रोगाणुओं को नष्ट करने की क्रिया होती है, और ऐसे ही अवरोधक है सूजन, इसमें भी क्या होता है, किसी रोगाणु के चारों ओर कोशिकाएं समूह बना लेती है, वो स्थान सूज जाता है और उसके अंदर प्रतिरक्षा की क्रिया की जाती है। तो ये हो जाएंगे भाई अपने स्वाभाविक प्रतिरक्षा के सहायक कारक, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आपको यहां याद रखने हैं प्रत्येक कारक के उदाहरण। 4 कारक कौन कौन से हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा के सहायक कारकों की यदि अपन बात करें? नंबर 1 भौतिक अवरोधक। अब भौतिक अवरोधक के उदाहरण या इनमें भौतिक अवरोधक में क्या शामिल है? तो त्वचा है, इसके अलावा नासा छिद्र और शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित कसाब मतलब सीलिया, फ्लैजेला, सूक्ष्म रोग, ये सभी किसका कार्य करते हैं भाई अपने अंदर? स्वाभाविक प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है भाई। रासायनिक अवरोधक के उदाहरण देखें तो नाम से ही पता लग रहा है कुछ रासायनिक पदार्थ होंगे जो अवरोधक का कार्य करेंगे। तो रासायनिक पदार्थ जैसे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय एवं योनि का अम्लीय वातावरण, इसके अलावा विभिन्न देह तरल जैसे अश्रु, लार, पसीना, सभी रासायनिक प्रकृति के ही तरल हैं, तो ये अवरोधक का कार्य करते हैं। और त्वचा पर जो रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं वो रासायनिक अवरोधक का कार्य, तो ये हो जाएंगे रासायनिक अवरोधक के उदाहरण। अब है इसमें कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक की यदि अपन बात करें तो रक्त में उपस्थित विभिन्न भक्षणकारी जो कोशिकाएं होती हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, कुछ साइटोटॉक्सिस एवं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जो होती हैं ये कोशिका अवरोधक का कार्य करती हैं। इसके अलावा और 2 अवरोधक हैं, प्रतिरोधक हैं, जो प्रतिरक्षा की क्रिया करते हैं, ज्वर एवं सूजन। इनकी क्रियाविधि में भी शरीर में रोगों का नाश किया जाता है। तो ये हो गया भाई प्रतिरक्षा की पहली विधि हो गई अपनी स्वाभाविक प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा की दूसरी विधि की चर्चा करेंगे भाई अपन, जो है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे अपन ने बताया था इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से ही पता लग रहा है कि यह जन्मजात नहीं होती। शरीर में जब कोई रोगाणु, विशेष रोगाणु कोई प्रवेश करता है तो यह सक्रिय होती है और प्रतिरक्षा की क्रिया अर्जित की जाती है, प्रतिरक्षा अर्जित की जाती है। परिभाषा हो जाएगी कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं भाई शरीर में। शरीर में किनका निर्माण होता है? प्रतिरक्षियों का, एंटीबॉडीज बनती हैं इस प्रकार की प्रतिरक्षा में। अब जो ये एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एंटीबॉडीज उस विशेष प्रतिजन से क्रिया करती हैं। जब एंटीबॉडी और एंटीजन मतलब प्रतिजन आपस में क्रिया करते हैं तो एक क्रिया सक्रिय होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, और इसके सक्रिय होते ही उस विशेष प्रतिजन का इस प्रतिरक्षी द्वारा क्या कर दिया जाता है? उन्मूलन कर दिया जाता है, नाश कर दिया जाता है, जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। परिभाषा हो जाएगी प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्या हो जाएगी परिभाषा? प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ये प्रतिरक्षी जो निर्मित हुए हैं ये विशेष प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सक्रिय होती है और प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसके अन्य नाम भी है, इसे विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा को क्या भी कहा जाता है भाई?
विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा। विशिष्ट कहा जाता है क्योंकि हमने बता दिया था कि जो ये प्रतिरक्षी बनते हैं ये एक विशेष प्रतिजन के लिए ही बनते हैं और उस विशेष प्रतिजन के साथ ही क्रिया करते हैं। परिभाषा दोबारा सुन लो भाई। प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, ये प्रतिरक्षी विशेष प्रतिजन के साथ क्रिया कर उन्हें नष्ट करती है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब जो ये उपार्जित प्रतिरक्षा होती है भाई, ये दो प्रकार की होती है, याद रखना। उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दोनों के नाम, एक है सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा इसका प्रकार है भाई निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? देखिए, विशिष्ट प्रतिरक्षा तो ये दोनों ही हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा है दोनों ही, मतलब दोनों में ही किसका निर्माण होगा? क्या होगा भाई? कार्य करने वाले होंगे प्रतिरक्षी। परंतु सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब क्या है? यदि जो प्रतिरक्षी हैं उनका निर्माण शरीर स्वयं करता है, यदि शरीर स्वयं किसका निर्माण करता है भाई? प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। प्रतिजन के उन्मूलन के लिए शरीर स्वयं प्रतिरक्षी बना रहा है, शरीर स्वयं प्रतिरक्षी उत्पादित कर रहा है, तो उसे कहेंगे अपन सक्रिय प्रतिरक्षा। फिर निष्क्रिय किसे कहेंगे? शरीर स्वयं बना रहा है तो सक्रिय, और शरीर स्वयं नहीं बनाए तो फिर प्रतिरक्षी कहां से आएंगी भाई? तो वह प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि उस विशेष प्रतिजन के विरुद्ध शरीर के बाहर से, शरीर के बाहर से विशिष्ट प्रतिजन, विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराई जाती हैं, प्रविष्ट कराई जाती हैं, तो उसे कौन सी प्रतिरक्षा कहा जाता है भाई? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। कहने का मतलब है प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि शरीर के बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराई जाती हैं, उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे अपन सुनते हैं भाई टीके विभिन्न प्रकार के, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, खसरा है, पोलियो है, इनके टीके लगाते हैं कि नहीं लगाते भाई? जन्म के पहले अपन देखते हैं गर्भकाल में ही बच्चों को समय समय पर टीके लगाए जाते हैं, और जन्म के बाद भी 1, 1.5, 2 साल तक बच्चों को टीके दिए जाते हैं। तो कौन सी प्रतिरक्षा का ही प्रकार है भाई? वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का ही प्रकार है, जिसके अंदर उन विशिष्ट प्रतिरक्षियों को शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, ताकि यदि कोई उससे संबंधित प्रतिजन शरीर के भीतर प्रवेश करे तो वो प्रतिरक्षी तुरंत उन प्रतिजनों का क्या कर दे? उन्मूलन कर दे और शरीर की रोगों से रक्षा करे। तो यह हो जाएगी भाई अपनी कौन सी प्रतिरक्षा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो यहां अपनी प्रतिरक्षा की दूसरी विधि हो गई उपार्जित प्रतिरक्षा। किसे कहते हैं? परिभाषा पूछ ले तो प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें किसका निर्माण होता है भाई? विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, और ये विशिष्ट प्रतिरक्षी विशेष प्रतिजन के साथ क्रिया कर उनका उन्मूलन करती हैं, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा कहा जाता है। दो प्रकार की होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, एक सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा सीधे याद रखना, जो टीके लगते हैं,
प्रतिरक्षा की वह विधि जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता है। तो फिर इन जो विशिष्ट प्रतिरक्षी हैं उन्हें शरीर के बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के टीके, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा। ये जो टीके हैं ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के ही प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं भाई? निष्क्रिय प्रतिरक्षा के। अब देखिए भाई, प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी जो है, इसके अंदर दो शब्द महत्वपूर्ण रूप से आ रहे हैं बार बार अपने। एक प्रतिजन या एंटीजन अंग्रेजी में बोलते हैं, और दूसरा इसमें आ रहा है प्रतिरक्षी। इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। होते क्या है ये? तो प्रतिरक्षा की जो अपन ने परिभाषा पढ़ी थी उसमें अपन ने बताया था कि शरीर को रोगों से बचाने की क्रिया या क्षमता। अब रोगों से बचाने की क्षमता है तो देखिए दो शब्द कैसे काम में आ रहे हैं, प्रतिजन या एंटीजन। ये तो है रोगाणु जो शरीर में प्रवेश कर शरीर को क्या कर सकते हैं? रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो ये तो है भाई रोगाणु कह लो या बाह्य पदार्थ कह लो, जो शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को क्या कर सकते हैं? रोगग्रस्त। और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या है? जब ये शरीर में प्रवेश करती हैं तो इनकी संरचना के अनुसार इनका निर्माण होता है। ये एक प्रकार की प्रोटीन है। प्रतिरक्षी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन जो इनका उन्मूलन कर, इनका रोगाणु, बाह्य पदार्थ या प्रतिजन, इनका उन्मूलन कर शरीर को रोगों से बचाती है। तो यदि अपन इनकी परिभाषा देखें सामान्य तौर पर तो क्या याद रखना है? प्रतिजन क्या है? रोगाणु या बाह्य पदार्थ जो शरीर को रोगग्रस्त कर सकता है सामान्य तौर पर। और प्रतिरक्षी क्या है? प्रतिरक्षी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कब बनता है शरीर में? जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है और बनने के बाद क्या करता है? उस विशेष रोगाणु से क्रिया करता है और उसे नष्ट कर देता है। परिभाषा के रूप में यदि देखें कि प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन वह रोगाणु या बाह्य पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। मतलब जब कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में प्रवेश होने के बाद कौन सी क्रिया होती है? एक प्रकार की WBC है अपने अंदर भाई, बी लिम्फोसाइट या बी लसिका कोशिका, जो एक WBC का प्रकार है। तो ये प्रवेश करने के बाद जो ये अपनी ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इन्हें रूपांतरित कर देती है किसमें? प्लाज्मा कोशिकाओं में। और प्लाज्मा कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में किसका निर्माण करती हैं भाई? प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं? वे रोगाणु या बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिका कोशिकाओं को किसमें रूपांतरित कर देती हैं? प्लाज्मा कोशिकाओं में। और किसके लिए प्रेरित करती हैं? प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। तो कुल मिला के सामान्य तौर पर क्या याद रखना है? प्रतिजन ही रोगाणु या बाह्य पदार्थ है जो शरीर को रोगग्रस्त
कर सकता है और इसकी अनुक्रिया के कारण ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। एक आता है भाई इसमें कि जो ये प्रतिजन होते हैं ये किसके बने होते हैं या इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो प्रतिजन के यदि रासायनिक संगठन की अपन बात करें तो प्रतिजन जो हो सकते हैं वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठन के हो सकते हैं। जैसे ये प्रोटीन के बने हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड के बने हो सकते हैं, लिपिड के बने हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल के बने हो सकते हैं या फिर शरीर के अंदर के ही पदार्थ प्रतिजन का कार्य कर सकते हैं। या वायरस संक्रमित जो सेल होती हैं जैसे कैंसर की कोशिकाएं, ये भी किसका कार्य करती हैं भाई, प्रतिजन का कार्य करती है। मतलब जो प्रतिजन का रासायनिक संगठन पूछे आपसे तो प्रतिजन या रोगाणु या बाह्य पदार्थ जो होते हैं शरीर को रोगग्रस्त करने वाले वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठन के हो सकते हैं। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या शरीर के अंदर के पदार्थ और वायरस संक्रमित कोशिकाएं जैसे कैंसर जनित कोशिकाएं होती हैं, ये प्रतिजन का कार्य शरीर में कर सकते हैं। एक इसमें प्रतिजन से संबंधित आता है भाई एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप। ये क्या होता है, एक नंबर का प्रश्न पूछ ले, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप क्या है। तो देखिए इसे कैसे समझेंगे अपन। हमने अभी अभी बताया था कि प्रतिरक्षा की क्रिया में क्या होता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं। ये प्रतिरक्षी इस विशेष प्रतिजन का उन्मूलन कर देते हैं या इसे नष्ट कर देते हैं, मतलब दोनों जुड़ते हैं क्रिया में। जैसे ये कोई प्रतिजन हो गया एंटीजन और ये कोई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी हो गई भाई, दोनों आपस में जुड़ते हैं जब इनके मध्य क्रिया होती है, ठीक है ना। अब एपिटोप या एंटीजन निर्धारक क्या होता है कि जब प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है, ये वाली क्रिया, तो जो ये प्रतिजन है इसका पूरा की पूरा अणु प्रतिजन के साथ नहीं जुड़ता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में क्या होता है भाई, प्रतिजन का संपूर्ण अणु या पूरा की पूरा प्रतिजन जो अणु है जब इनके मध्य क्रिया होती है पूरा अणु इसके साथ नहीं जुड़ता है। पूरा नहीं जुड़ता है तो कितना जुड़ता है भाई, इसका कुछ विशिष्ट अंश ही, इसका कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है। तो जो ये विशिष्ट अंश है प्रतिजन का, वह विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है उसे ही क्या कहा जाता है भाई, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। तो परिभाषा हो जाएगी, प्रतिजन का वह विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है, जो किसके साथ जुड़ता है, प्रतिरक्षी के साथ, उसे ही क्या कहा जाता है भाई, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। जैसे यदि इसका अपन उदाहरण देखें, यदि मान लो प्रोटीन के रूप में है प्रतिजन, प्रोटीन एमिनो अम्ल की श्रृंखला होती है, तो प्रोटीन का जो एक अणु है, प्रोटीन के एक अणु में 6 से 8 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला एपिटोप के रूप में कार्य करती है। तो पूरा की पूरा प्रोटीन ही एपिटोप नहीं है भाई, 6 से 8 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है जो प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्रिया में प्रतिरक्षी से जुड़ती है। तो ये 6 से 8 एमिनो एसिड की इस श्रृंखला को क्या कहेंगे भाई, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहेंगे। दूसरी चीज,
अब एक प्रतिजन के अणु में जो ये एपिटोप की संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है। तो कितनी होती है उस संख्या को कहा जाता है एंटीजनी संयोजकता। एंटीजनी संयोजकता यानी एंटीजन निर्धारकों की संख्या, प्रतिजन के एक अणु में उपस्थित एंटीजन निर्धारकों की संख्या को क्या कहा जाता है भाई? एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। जैसे जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर एंटीजनी जो संयोजकता है वो 100 या उससे भी क्या हो सकती है भाई? अधिक हो सकती है। जीवाणुओं के अंदर एंटीजनी संयोजकता कितनी होती है? 100 या उससे अधिक। ठीक है, तो ये हुआ भाई अपना यहां किसके बारे में? प्रतिजन किसे कहते हैं, प्रतिजन का रासायनिक संगठन क्या होता है, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप क्या है, और एंटीजनी संयोजकता किसे कहते हैं। तो प्रतिजन सामान्य तौर पर रोगाणु या बाह्य पदार्थ होता है जिसकी अनुक्रिया के कारण ही बी लसिका कोशिकाएं रूपांतरित होती है प्लाज्मा कोशिकाओं में, और ये प्लाज्मा कोशिकाएं उत्पादित करती हैं किनको? प्रतिरक्षियों को। ठीक है, दूसरी चीज रासायनिक संगठन विभिन्न प्रकार का हो सकता है इनका, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा शरीर के अंदर के पदार्थ भी हो सकते हैं, और वायरस संक्रमित सेल जैसे कैंसर जनित कोशिकाएं भी हो सकती हैं। एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप तो यहां हमने बताया था, जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्या करते हैं? क्रिया, तो प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी के साथ नहीं जुड़ता है, इसका कोई विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है। तो प्रतिजन का वह विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है उसे ही क्या कहा जाता है? एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप। जैसे प्रोटीन के एक अणु में 6 से 8 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला एपिटोप के रूप में कार्य करती है। अब एंटीजनी संयोजकता क्या है? एंटीजनी निर्धारकों की संख्या, नाम से याद रखना। कहने का मतलब है कि जो प्रतिजन के अणु में ये एपिटोप होते हैं ये एक से अधिक होते हैं, तो इनकी संख्या को ही, प्रतिजन के एक अणु में उपस्थित एंटीजनी निर्धारकों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। जैसे जो जीवाणु हैं उनमें एंटीजनी निर्धारकों की संख्या 100 या उससे अधिक हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई अपने यहां किसकी? प्रतिजन की। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी क्या होते हैं और प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।